और अस्सलाम वालेकुम। 3 जनवरी पाकिस्तान में हफ्ते की शाम और आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 35। अब चलते हैं आज की मेगा बॉम्बशेल ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, और वो ये है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर और उनकी बेगम को गिरफ्तार या अगवा कर लिया है और उनके मुल्क से उठाकर किसी तीसरी तरफ चलते बने। है ना हैरानकुन खबर। इस वक्त पाकिस्तान में शाम के 4:30 बज रहे हैं। अब से 2 घंटे पहले ये पूरी दुनिया को हैरानकुन खबर मिली कि अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया है या हमला किया है और वेनेजुएला के सदर को उनके दारुल हुकूमत उनके अपने घर से उठाकर ले गए। हुआ कुछ यूं कि वेनेजुएला का जो दारुल हुकूमत है कराकस, वहां की आवाम ने कुछ वीडियोस लगाना शुरू की और ये दिखाया कि वहां मिसाइल हिट कर रहे हैं और कई जगहों के ऊपर धमाके हुए और आग लगी, लेकिन सब कुछ वन साइडेड था। वेनेजुएला की तरफ से कोई किसी किस्म का वापस जवाब नहीं आया। एक ही तरफ से जाकर मिसाइल हिट कर रहे थे और ये भी कुछ लंबा चौड़ा नहीं हुआ, थोड़ी ही देर हुआ और उसके फौरन बाद अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो कराकस की फजाओं में उड़ते हुए नजर आए। वो भी वीडियोस सामने आई। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर्स जो थे वो सदारती जो रहायशगाह है वहां पहुंचे। उसके बाद वो वहां से रवाना हो गए और उसकी थोड़ी देर के बाद सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह ऐलान कर दिया कि हमने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी बेगम को अरेस्ट कर लिया है। जाहिर है सदर ट्रंप ने तो यही कहा कि हमने उन्हें गिरफ्तार किया है, वेनेजुएला कह रहा है कि उन्होंने अगवा किया है। तो बहरहाल सदर ट्रंप ने कहा कि हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें वहां से उठा के हम किसी और जगह पर ले गए। सबको इस खबर के ऊपर ना सिर्फ हैरानी हुई, क्योंकि दिस इज शॉकिंग। मुल्क एक दूसरे के ऊपर हमले तो करते हैं, लेकिन ऐसे कम ही देखा है कि एक मुल्क जाए और दूसरे मुल्क के सदर को ही उठा के ले जाए, उसकी अहलिया को ही उठा के ले जाए। ये बहुत ही हैरानकुन और दिलचस्प सूरत हाल है। अब क्या ये मामला सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान रहेगा, ये फैलेगा भी? मुझे तो लग रहा है कि इसके जो असरात हैं वो मशरक़ वुस्ता में भी जाएंगे, स्पेशली ईरान पर, और ईरान के बाद जाहिर है ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, इस वजह से पाकिस्तान पर भी इसके असरात होंगे। सबसे पहले तो नक्शे पर देखिए कि वेनेजुएला है कहाँ। ये मियामी आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर नुक्कर में, जो फ्लोरिडा रियासत है अमेरिका की, उसके सामने अगर आप देखें तो इसमें भी बहुत सारी टेरिटरीज जो हैं वो अमेरिकी हैं। जैसे पोर्टोरिको जो है उसके बिल्कुल सामने है वेनेजुएला। ये पोर्टोरिको भी आप इसे एक अमेरिकी रियासत ही समझें, अमेरिकी टेरिटरी ही समझें। तो पोर्टोरिको भी, और इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो अमेरिका के ज़ेर असर हैं। अब वेनेजुएला जो है उसकी अहमियत बहुत है। अहमियत उसकी सबसे बड़ी तो ये है कि वहाँ पर पूरी दुनिया में सबसे बड़े ऑयल के रिजर्व्स हैं। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े, सऊदी अरब से भी ज़्यादा बड़े जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो वेनेजुएला के अंदर है। वेनेजुएला में इस वक्त तकरीबन 303 बिलियन जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो 303 बिलियन बैरल के करीब वहाँ पर ऑयल रिजर्व्स बताए जाते हैं। सऊदी अरब में ये नंबर जो है वो 266 के करीब है और ईरान में ये नंबर जो है वो 157 से लेके 208 के करीब है। आप उसे 200 के करीब आप कहिए कि ईरान के अंदर है। कनाडा के अंदर 170 के करीब है। इराक के अंदर 145 है। यूएई के अंदर 113 है। रशिया के अंदर 107 है। ये बिलियंस के अंदर है, बिलियंस बैरल की बात हो रही है। कुवैत के अंदर 101 है। लीबिया के अंदर 48 है। नाइजीरिया के अंदर 37 है। अब एक तो ये वजह है। उसके अलावा जो वेनेजुएला है उसके अंदर नेचुरल गैस वो भी बहुत ही ज़्यादा तादाद में है, फिर गोल्ड बहुत ज़्यादा तादाद में है, फिर आयरन वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है। तो इस वजह से वेनेजुएला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ उसके जो मिनरल्स हैं, जो उसके रिसोर्सेज हैं, और अमेरिका के लिए वो जोग्राफिकली भी इतना करीब है कि वो मियामी से, फ्लोरिडा से तकरीबन 1000 किलोमीटर से भी या 1000 माइल से भी ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब तकरीबन इतना फासला वहाँ से बनता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि वेनेजुएला के बिल्कुल सामने बहुत सारी जो वेस्ट इंडीज़ का इलाका जिसे कहते हैं, वो बहुत सारी टेरिटरीज़ वेनेजुएला के बिल्कुल सामने, जो समंदर है उसके सामने, उसी में वो बहुत सारे जजीरे हैं जो अमेरिका के ज़ेर असर हैं। अब ये वेनेजुएला में आज जो कुछ हुआ वो तो आपको बता ही दिया कि अचानक अमेरिकी वहाँ पर फोर्सेस गई। पहले कुछ मिसाइल दागे गए काराकस के ऊपर। अच्छा, ये भी ध्यान में रखिए कि तकरीबन 3 करोड़ के करीब वेनेजुएला की आबादी है। अब आप सोचिए कि 3 करोड़ की आबादी, पाकिस्तान की आबादी जो है 25 से 30 करोड़ है। अब वेनेजुएला जैसा मुल्क जिसमें दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, तकरीबन इतनी की ही आबादी, मीन इससे थोड़ी कम ज़्यादा सऊदी अरब की भी है। इसीलिए इन दोनों मुल्कों को बहुत ही अमीर समझा जाता है कि आबादी कम है लेकिन उनके पास ऑयल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं। ये अलग बात है कि वेनेजुएला सऊदी अरब की तरह उनकी आम पब्लिक उतनी अमीर नहीं है और उसकी वजह उन पर लगने वाली अमेरिकी सैंक्शंस और वहाँ पर जो जाहिर है करप्शन और दूसरे मामलात के इल्ज़ामात हैं वो है। बहरहाल ऑयल रिजर्व्स तो उनके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, 303 बिलियन बैरल्स। अच्छा, अब वापस आते हैं। ये तो आपको कहानी इनकी सुना दी कि इनके पास तकरीबन, जैसे मैंने कहा कि कोई तकरीबन 3 करोड़ के करीब इनकी आबादी है। अब अचानक वहाँ पर कराकस के अंदर ये मिसाइल दागे गए। थोड़ी बहुत को आग लगती हुई नजर आई, जैसे हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फिर हेलीकॉप्टर्स आए और वो आए, उठाया उन्होंने और उठाकर वो चल दिए।
अब अमेरिकी फोर्सेस तो उनको उठाकर वहां से रवाना हो गई। अगवा कहना है आपने, गिरफ्तारी कहना है, जो भी कहना है, वो वहां से उन्हें लेकर रवाना हो गई। पीछे से जो वेनेजुएलन वहां पर डिफेंस मिनिस्टर व्लादिमीर, उन्होंने ऐलान किया कि हम जंग डिक्लेयर करते हैं, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हमारी कौम फाइट करेगी, ये हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला है, ये हमारे सदर को उठाया गया है। फिर उनकी जो डिप्टी प्रेसिडेंट हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वेनेजुएला की, उन्होंने अमेरिका को कहा है कि हमें नहीं पता कि आप हमारे सदर को कहाँ ले गए हैं, हमें प्रूफ ऑफ लाइफ दें कि आपने उन्हें जान से नहीं मार दिया, वो जिंदा है, ये हमें प्रूफ करें। अब ये तो आपको पता चल गया कि अमेरिकी फोर्सेस ने उन्हें वहां से अगवा कर लिया है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, वो सदर ट्रंप तो यही इल्ज़ाम लगाते हैं कि वहां से मंशियात हमारे मुल्क में, मतलब अमेरिका में मंशियात वहां से भेजी जा रही हैं और ये जानबूझ के कर रहा है वेनेजुएला, और हमारी वार्निंग्स के बावजूद ये नहीं रुके और ये हमारे साथ उस पर कोऑपरेट नहीं कर रहे, इसलिए हमें ये करना पड़ा है। दूसरी तरफ वेनेजुएला पिछले कई महीनों से बार बार ये ऑफर कर रहा था कि हम नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं, हमसे बैठकर बात कर लें। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये कहानी आज से नहीं शुरू होती, ये बहुत पीछे से ये सारा मामला चला आ रहा है। आपको एक नाम याद होगा, हुगो शावेज। हुगो शावेज वो शख्सियत थे जो निकोलस मादुरो से पहले वेनेजुएला के सदर थे। वही असल में निकोलस को वेनेजुएला का सदर बनाकर गए थे। जो हुगो शावेज थे वो गालिबन 2013 में उनका इंतकाल हो गया था और वो बहुत ही अमेरिका मुखालिफ थे। आप सबको पता है, उनकी तकरीरें भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर। और क्योंकि वेनेजुएला जो है वो ऑयल रिच कंट्री है, हुगो शावेज ने ही जो वेनेजुएला के अंदर तेल के रिजर्व्स थे, उनको जो प्राइवेट कंपनीज हैंडल कर रही थी या ओन कर रही थी, उन सबको निकाल दिया था, नेशनलाइज कर दिया था, और तेल की जो वहाँ पर जितनी भी दौलत है या रिजर्व्स हैं, उनको सरकारी तहवील में ले लिया था। अभी हाल ही में 18 दिसंबर को सदर ट्रंप ने यही कहा था कि हमारी कंपनीज को उन्होंने वहां से निकाल दिया, हमसे तेल ले लिया, इसलिए हम कुछ भी करेंगे और ये सब कुछ वापस हासिल करेंगे। तो अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट वेनेजुएला के साथ चल रहा है, मैप पे भी हमने आपको दिखाया कि दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं, वो असल में चला आ रहा है हुगो शावेज साहब या उससे भी पहले का। अभी ये जो निकोलस मादुरो है, इनको हुगो शावेज अपनी वफात से पहले उन्होंने इनको अपने नायब के तौर पर नामजद कर दिया था। ये 1992 से हुगो शावेज के साथ काम कर रहे थे। पहले एक बस ड्राइवर थे निकोलस मादुरो, और उसके बाद ये तरक्की करते करते पार्टी के अंदर ये इन्हें पहले उन्होंने अपना नायब सदर बनाया और उसके बाद अपनी वफात के बिल्कुल करीब उन्होंने इन्हें अपने नायब के तौर पर चुना और उनकी वफात के बाद ये वेनेजुएला के सदर बने। तो अब ये तो सूरत हाल है। मंशियात का इल्ज़ाम है सदर ट्रंप की तरफ से, वो कहते हैं कि हम बात करने को तैयार हैं। पिछले कई महीनों से यही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और अब सदर ट्रंप ने आज ये वहाँ पर ऑपरेशन कर दिया। अब इसकी जो रेमिफिकेशंस हैं वो बाकी रीजन के लिए क्या हैं? अब एक तो यहाँ पर तेल इतना ज़्यादा है कि अगर इस सारे ऑपरेशन के बाद वहाँ पर कोई रिएक्शन ना हुआ, जो कि होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब वेनेजुएला के सदर को वहाँ से उठाया गया है तो किसी किस्म का मिलिट्री रिएक्शन नहीं आया। बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित तो ये भी कह रहे हैं कि शायद मिलिट्री अंदर से कंप्रोमाइज़ कर गई और अमेरिका के साथ मिलिट्री ऑफिशियल्स का पहले से ही राब्ता था। हुगो शावेज के ज़माने का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो तो था ही, लेकिन 2024 में वेनेजुएला के अंदर एक इलेक्शन हुआ जिसमें जो अपोजिशन लीडर थे गोंजालेस, उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। और क्योंकि जो डर है वेस्टर्न वर्ल्ड का कि तेल की सप्लाई ना रुक जाए, वो वेनेजुएला के इस कंट्रोल के बाद वो डर ख़त्म हो जाएगा और फिर शायद वहाँ पर बहुत कुछ डिफरेंट ऑप्शंस को आजमाया जाए। अब पाकिस्तान का इसमें क्या चक्कर है? अगर ईरान के अंदर इस तरीके की रेस्टलेसनेस, कोई रजीम चेंज या वहाँ पर उसके हिस्से बकरे खुदा न खास्ता किए जाते हैं या करने की कोशिश की जाती है, तो जाहिर है पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान के ऊपर भी उसके दूररस नताइज होंगे। इसलिए ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल डेवलप हुई है। आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि यहाँ होता क्या है। क्विकली ये भी बता दूं कि क्या ये पहला मौका है कि किसी मुल्क के अंदर जाकर अमेरिका ने ऐसा किया है? नहीं, पहला मौका नहीं है, लेकिन अनोखा मौका है या अनोखा वाकया है। मौका कह दिया मैंने। वाकया ये कि सदर और उसकी बेगम को महल से उठाकर, उनकी रिहाइशगाह से उठाकर अमेरिकी जो फोर्सेस थी वो चलती बनी और वहाँ की मतलब किसी ने पटाखा तक नहीं चलाया। हाँ, बाद में उनके डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी, लेकिन लग ये रहा है कि पहले से सब कुछ तय था। तजिया हमारा जाहिर है। अब ये पहला मौका नहीं है। पनामा के अंदर 1989 में यूएस ने इन्वेजन की वहाँ के जनरल मैनुअल को गिरफ्तार करने के लिए। उनके ऊपर भी मंशियात और इंसानी स्मगलिंग के जो है वो इल्ज़ामात थे। फिर ग्रेनाडा, उसमें 1983 में यूएस मिलिट्री ने वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी उनको चलता किया। उसके बाद चिले में 1973 में CIA बैक्ड कू हुआ, जो मीडिया कहता है कि वो जो उस वक्त के वहाँ प्रेसिडेंट थे उनके खिलाफ था। फिर ग्वाटेमाला में 1954 में कहा जाता है कि CIA ने एक कू ऑर्केस्ट्रेट किया। फिर इसी तरीके से हेटी और बहुत सारे जो दूसरे ममालिक हैं उनके अंदर भी इल्ज़ामात हैं कि अमेरिका ने ऐसे ही इन्वॉल्वमेंट करके या वहाँ की हुकूमतों को गिराया या वहाँ पर कू करवाए या और सेवरल तरीक़ों से वहाँ पर इंटरफेयर किया।
अब ये सब कुछ जो है ये नया है बिल्कुल ही, कि सदर और उसकी बीवी को ही उठा लिया। आने वाले दिनों में देखते हैं कि यहाँ पर क्या बनता है। अब जरा पाकिस्तान चलते हैं सीधे। ये तो आपने सुन लिया जो कुछ वेनेजुएला में हुआ है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही काम हुआ है। अदील राजा साहब ने एक स्टोरी की है। स्टोरी उन्होंने ये किया है कि गौहर खान साहब, डॉक्टर निसार जट साहब और अली मोहम्मद खान साहब, इन तीनों की मुलाकात हुई है बीट रिपोर्टर्स के साथ, और इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर मुलाकात की है, जिसमें अदील राजा साहब ये क्लेम कर रहे हैं, गलत भी हो सकता है जाहिर है, उनका क्लेम ये है, उनकी स्टोरी ये है कि वहाँ पर बैरिस्टर गौहर साहब ने ये कहा कि सुहेल अफरीदी जो है उनका ज़ाती दौरा था लाहौर का, मीन उन पर क्रिटिसाइज़ किया और रिपोर्टर्स को ये कहा कि आप मेरा साथ दें या मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आप प्रमोट करें कि ये उनका ज़ाती दौरा था। अब अगर ये वाकई हुआ है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हुआ है कि नहीं, मुतबर जर्नलिस्ट हैं अदील राजा, उन्होंने ये क्लेम किया है, अगर ये वाकई हुआ है तो ये बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। मतलब अगर ये वाकई हुआ है तो मेरे लिए ज़ाती तौर पर भी बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था। आगे चलते हैं। मतलब उन्होंने कर दिया अगर, तो मतलब अपने ही चीफ मिनिस्टर के बारे में ये बात करना, अगर मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी जाहिर है। मेरे ख्याल में ये नहीं करना चाहिए था, एहतियात करनी चाहिए थी गौर साहब को, और लेकिन बहरहाल उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर इसमें आना चाहिए। इंतज़ार करेंगे वो क्या बयान देते हैं, जो भी वो बयान देंगे हम अगले व्लॉग में ज़रूर कवर करेंगे। लेकिन जब से ये स्टोरी फाइल हुई है, ये हैरान कुन है कि अभी तक उन्होंने इसकी कोई तरदीद हमारे सामने कम अज़ कम अभी तक नहीं आई। जैसे ही आएगी तो आपके सामने ज़रूर रखेंगे ताकि आपको पता चले कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगली स्टोरी जो है वो इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शंस के बारे में। वहाँ पर अब ये पता चल रहा है कि बल्दियाती इलेक्शंस में, क्योंकि तीनों हलकों से तो पीटीआई के लोग जीते हुए हैं, एमएनएस जो है, और अदालतों के अहकामात है बल्दियाती इलेक्शन करवाने भी हैं, और फिर इनको सियासी तौर पर भी बल्दियाती इलेक्शन करवाने की ज़रूरत है। वजह यह है कि ये चाहते हैं कि कोई नैरेटिव और शुरू हो, कुछ करेंगे तो बातचीत किसी और सिमट जाएगी। अगर हम इलेक्शन ही नहीं कराएंगे तो यही बातचीत चलती रहेगी फिर इमरान खान के इर्द गिर्द, तो टॉपिक को चेंज करने के लिए इलेक्शन करवाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर क्योंकि तमाम एमएनएस जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए हैं, इनको वहाँ से डर लग रहा है, इसलिए अब कवानीन चेंज कर रहे हैं, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। और अब मतीउल्लाह जान साहब ने कहा है कि वफाकी दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में नून लीग कौमी असम्बली के 3 हलकों से जीतने की दावेदार है, मगर इस शहर में नून लीग की हुकूमत चौथी बार मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए कानून में तरमीम ला रही है। इस्लामाबाद के 3 हलकों से मुतल्लिक किसी इलेक्शन ट्रिब्यूनल को भी आज तक कोई फैसला सुनाने की हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, अब यहाँ पर बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। वकास साहब जो ड्रॉप साइट के लिए काम करते हैं, उन्होंने यहाँ पर एक बॉम्बशेल स्टोरी रिवील कर दी है। उन्होंने मिलिट्री ऑफिशियल्स की इंटरनल फाइल्स की तस्वीरें लीक कर दी, जिसमें उनके मुताबिक ये वकास साहब क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज के या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो अफसरान हैं, उन्होंने जो सर्वे करवाया है, उनकी जो अपनी इंटरनल रिपोर्ट है, वो उनको ये बताती है कि इस्लामाबाद से हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ऐसे कैंडिडेट जो बैक्ड बाई इमरान खान और तहरीक इंसाफ हैं वही जीतेंगे। वकास साहब ये क्लेम करते हैं कि मिलिट्री ऑफिशियल्स को अभी रीसेंट जो उनकी अपनी रिपोर्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे और रिसर्च, वो यही बताती है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर तहरीक इंसाफ है, और यही वजह है कि ये इलेक्शन करवाना नहीं चाहते। और उन्होंने जो सबसे हैरान कुन बात की है, उनका अब सोर्सेज इतने अंदर तक हैं कि उन्होंने मिलिट्री ऑफिशियल्स की जो फाइल्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उनकी तस्वीरें तक जो हैं वो लीक कर दी। ये वैसे बहुत बड़ी हजीमत है कि इतना अंदर तक उनकी, और एज ए जर्नलिस्ट उनके लिए तो जाहिर है ये बड़ी काम की बात है कि वो इतने अंदर तक अपने सोर्सेज रखते हैं कि वो वहाँ से खबरें जो है वो ब्रेक करवा रहे हैं। बहरहाल इनके लिए ये डेफिनेटली बहुत बड़ी हजीमत का समय है कि वो अब तस्वीर जो हैं वो सामने आ गई। देखते हैं बहरहाल आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि राणा सनाउल्लाह हो, ख्वाजा आसिफ हो, सभी मुज़ाकरात कर रहे हैं। अभी तो जो फाल निकालने वाले हैं वो भी आ गए हैं। सामिया खान साहबा ने एक बार फिर कहा है कि अस्करी, आपको पता है ये माहिर नजूम है, उन्होंने कहा है कि सितारे कह रहे हैं कि इमरान खान डील करें तो बाहर आ जाएंगे, मतलब मुज़ाकरात कर लें, डील कर लें तो बाहर आ जाए। अब आप गौर कीजिए कि ये पैगाम दिलवा रहे हैं यही राणा सनाउल्लाह से, यही पैगाम ख्वाजा आसिफ से, यही पैगाम ये मौलवी मिर्ज़ा झिलमी से, यही पैगाम ये दूसरे नजूमियों से, यही पैगाम और बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित दे रहे हैं। और अब वही पैगाम जो है वो इल्मे नजूम वाले जो हैं, सामिया खान साहबा जो हैं, वो भी दे रही हैं कि आप डील ही कर लें और बाहर आ जाएं। तो इसका मतलब यह है कि असल में इन सब के पीछे, ये तो सारे पुतलियां हैं, इनके सबके जो पीछे जनरल साहब बैठे हैं वो चाहते हैं कि इमरान खान किसी तरीके से डील कर लें या हमें डील दे दें और वो जेल से अब बाहर आ जाएं, क्योंकि मामला नहीं चल रहा। इनका सिस्टम तो चल रहा है लेकिन ना मुल्क की इकॉनमी चल रही है, और इन्होंने हर चीज़ का भट्ठा बिठा दिया है। जो पहले 6 महीने जुलाई से शुरू होता है, जो माली साल है, जो पहले 6 महीने हैं जुलाई से जो दिसंबर तक का टाइम है, उसमें पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है, मीन हमने जो इंपोर्ट ज़्यादा की है, एक्सपोर्ट कम की है, वो 19 अरब डॉलर का है। 19 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया है।
मुल्क इनसे नहीं चल रहा, ना इनसे चलना है, इन्हें इस बात का अब अदराक हो रहा है। इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से बात हो जाए, और हर एक से अब ये पैगाम यही दे रहे हैं कि आएँ बैठ के हम बात करें। अच्छा जी, उधर सुहेल अफरीदी साहब को बुलाया है इस्लामाबाद बार ने, और वो 5 जनवरी को इस्लामाबाद बार में वकला से खिताब करेंगे। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ चौधरी साहब ने काम किया है कि उन्होंने सुहेल अफरीदी के इस्लामाबाद से ही वारंट गिरफ्तारी जारी करवा दी है। मुकदमे तो बहुत सारे किए हुए हैं, उन्हीं में से किसी मुकदमे में उन्होंने सुहेल अफरीदी के वारंट गिरफ्तारी जारी करवा दी है ना मज़ेदार बात। एक तरफ बार काउंसिल उन्हें बुलाता है, इस्लामाबाद बार बुलाता है कि आएँ आप खिताब करें, दूसरी तरफ उसी डिस्ट्रिक्ट में उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करवा दिए जाते हैं ताकि वो ना आ सकें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान $2 अरब के सरमायाकारी माहदे के करीब। आज़रबाईजानी वज़ीर मईशत को फ़ोन, बाहमी दिलचस्पी के शोबों में तावन के लिए आला सतही राब्तों की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान और आज़रबाईजान $2 अरब की आज़रबाईजानी सरमायाकारी के हसूल के करीब पहुँच गए हैं, जैसा कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने जुमा के रोज़ आज़रबाईजान के वज़ीर मईशत के साथ मुज़ाकरात किए थे ताकि पाकिस्तान की मईशत के अहम शोबों की माली मुआवनत फंडिंग के फ्रेमवर्क को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किया जा सके। दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान के मुताबिक इसाक डार ने आज़रबाईजान के वज़ीर जो आए हुए हैं मईशत के, उनके साथ टेलीफोनिक रब्ता भी किया। अच्छा, अब ये मेरे हाथ जुड़े हैं पाकिस्तान वालों के सामने भी और आज़रबाईजान के सामने भी, और मैंने कान भी पकड़ लिए हैं। खुदा का वास्ता यार, ये छोड़ दो, ये 2 अरब की जो इन्वेस्टमेंट वाली बात है, क्यों मैं बताता हूँ क्यों। 11 जुलाई 2024 को भी हमें बताया कि $2 अरब की इन्वेस्टमेंट हो रही है। 24 फरवरी 2025 को भी बताया, और भी कई दफ़ा बताया हुआ है, ये हमारे पास कुछ डेट्स हैं। 24 फरवरी 2025 को बताया कि 2 अरब की इन्वेस्टमेंट हो गई है। 28 मई 2025 को बताया फिर कि आज़रबाईजान के साथ 2 अरब की इन्वेस्टमेंट हो गई है, मुआहदा हो गया है। 4 जुलाई 2025 को बताया, फिर ये शायद नवंबर दिसंबर में भी कमर सीधी करवाने गए थे शहबाज शरीफ वहाँ पर नवंबर में। पता नहीं वहाँ मसाज अच्छा होता है या क्या होता है, दूसरे दिन वहाँ चले। इतनी रेगुलरली तो अपने घर नहीं जाते जितनी रेगुलरली आजकल आज़रबाईजान जाते हैं। तो हमें माफ़ी दे दें पूरी कौम को। ये 2 अरब की आपने कोई 2 ही अरब दफ़ा $2 अरब की जो इन्वेस्टमेंट आप ला रहे हैं, तो 2 अरब दफ़ा ही आप ऐलान कर चुके हैं कि वहाँ से 2 अरब की इन्वेस्टमेंट हो गई है। तो अगर होनी होती तो भाई साहब पहली दफ़ा ही हो जानी थी ऐलान करने पे। हालात ये हैं कि आज़रबाईजान के भी हालात हमारी तरह के हैं। अब भूखे ने भूखे को जप्फी डाली, गले लगाया, दोनों को गश पड़ गई। भाई कहाँ से इन्वेस्टमेंट आनी, उनके पास अपने पास हमारे वाले ही हालात हैं उनके, और आप हर कोई 15 दिन के बाद पता नहीं छेड़ बना लिए। मुझे अब ये लगता है कि क्योंकि फील्ड मार्शल कहते थे कि मैं $100 अरब की इन्वेस्टमेंट ला रहा हूँ, मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ और इसाक डार उन्होंने अब फील्ड मार्शल की ये छेड़ बनाई है। बाकी मुल्कों से तो उनके ऐसे कोई तावन नहीं है। उन्होंने आज़रबाईजान वालों को कहा है कि आप हमारी तरह की हैं, बस आप बयान देती रखें, जब भी हम आपको मिले आपने यही कहना है कि 2 अरब की हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अगर कोई बेइज्जती करेगा शहबाज शरीफ साहब की या इसाक डार साहब की, तो वो कहेंगे कि भाई जहां 100 अरब ना आ सका फील्ड मार्शल का जो उन्होंने वादा किया था, हमने तो वादा ही छोटा सा किया था, हमारा तो वादा ही 2 अरब का था, तो अगर हम ना ला सके 2 अरब तो ऐसी कौन सी बात है। तो हम इनकी मिन्नत ही कर सकते हैं जो जाहिर है वफाकी हुकूमत है कि भाई जाने दें, ये किस काम आप पड़ गए हैं, पूरी कौम को आपने किस तरफ बेवकूफ़ बनाया। क्योंकि हर दूसरे दिन ये ऐलान कर देते हैं और उसके बाद पता चलता है कि वो इन्वेस्टमेंट तो कोई नहीं हुई। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी